नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी तैयारी 4 के लिए भूगोल को एससीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है जनसंख्या और इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या आकार एवं वितरण। सेकेंड टॉपिक है घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। थर्ड, जनसंख्या वृद्धि। चौथे टॉपिक में हम जानेंगे जनसंख्या की विशेषताएं। पांचवा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। छठे टॉपिक में हम जानेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार एससीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी का सफर। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे एग्जाम के लिए, उन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं, जो फर्स्ट लाइन में ही हाईलाइट किया गया है। किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। और यहां से शुरू होता है हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला है जनसंख्या का आकार एवं वितरण, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, और थर्ड है जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। अब जानते हैं जनसंख्या आकार एवं वितरण। तो पहला हाइलाइटेड पॉइंट है 1 मार्च 2001 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% थी। आप देख सकते हैं। अब जानते हैं जनगणना के बारे में। तो याद रखिएगा, जनगणना एक निश्चित समयांतराल की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। और पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी। और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, इसे याद रखिएगा। एससीईआरटी किताब में 2001 की जनगणना के बारे में बताया गया है और एनसीईआरटी में 2011 की जनगणना के बारे में बताया गया है। जब हम एनसीईआरटी का क्लास शुरू करेंगे तो उसमें 2011 की जनगणना को विस्तार से समझेंगे। अगला हमारा बेसिक पॉइंट है, 2001 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ की कुल आबादी 16.16 करोड़ है। एक बार फिर से रिपीट मैं कर दे रहा, ये जो बताया गया है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी, ये 2001 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। और अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अब जानते हैं घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। और इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो आपको बताया जा रहा। तो पहला है बेसिक पॉइंट जो हाईलाइट किया गया है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल का है। यहां औसत प्रति वर्ग किलोमीटर 904 व्यक्ति रहते हैं। और इसके बाद बिहार में 881, केरल में 819, ऐसे ही स्थान आता है। अगला हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा, सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है।
यहाँ की औसत घनत्व मात्र 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस टॉपिक से लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहे हैं, लगभग 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहे हैं। तो इसे एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल का है और यहाँ औसत प्रति वर्ग किलोमीटर 904 व्यक्ति रहते हैं। और इसके बाद बिहार और केरल का स्थान है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है और इसका औसत घनत्व मात्र 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसी में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित कर देखा जाए तो सर्वाधिक घनत्व दिल्ली का है। यहाँ तो याद रखिएगा, दिल्ली का घनत्व 9340 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का घनत्व मात्र 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसी में एक और इसे भी याद रखिएगा कि लेकिन सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में ही है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है ये थोड़ा बेसिक है। जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र होने के कारण भारत के औसत घनत्व में भी तेजी से वृद्धि हुई है और यह 1901 ईस्वी में मात्र 37 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जो 2001 में बढ़कर 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो चुका है। तो याद रखिएगा, 1901 ईस्वी में मात्र 37 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जो 2001 में बढ़कर 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो चुका है। अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समान अंतराल में, जैसे कि 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। और इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है कि सापेक्ष वृद्धि और दूसरा है प्रति वर्ग होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। अब जानते हैं वार्षिक वृद्धि दर क्या होता है। तो याद रखिएगा, किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, और इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो किसी वर्ष के मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। आप सारणिक 6.1 में देख सकते हैं भारत की जनसंख्या वृद्धि एक झलक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ष 1951 का, 1961 का और 1971 का जनसंख्या वृद्धि बताया गया है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है कि जन्म दर, मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। तो याद रखिएगा, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन 3 मुख्य कारण हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। अब जानते हैं जन्म दर। तो याद रखिएगा कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। और इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। और यहाँ पर जो भी हाईलाइट किया जाएगा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसे याद रखिएगा कि वर्तमान विश्व में प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है। और दूसरा है कि पिछले 10 वर्षों में 1991 से 2001 में भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष 1.82 करोड़ की वृद्धि हुई है। और तीसरा है कि वर्तमान समय में मुंबई महानगर की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के कुल जनसंख्या से अधिक है। और चौथे पॉइंट में बताया गया है कि भारत की कुल जनसंख्या में प्रति मिनट 29 व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है। अब जानते हैं जनसंख्या की विशेषताएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आयु संरचना की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है किशोर वर्ग यानी 15 वर्ष से कम आयु, दूसरा है प्रौढ़ वर्ग जो 15 से 19 वर्ष की आयु है, और थर्ड है वृद्ध वर्ग जो 60 वर्ष से या उससे अधिक है। इसे भी जान लेते हैं कि प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या को श्रमजीवी अर्थात कार्यरत आयु वर्ग कहा गया है, और प्रथम और अंतिम वर्ग को आधारिक जनसंख्या कहा गया है।
तो याद रखिएगा पूर्ण वर्ग की जनसंख्या को श्रमजीवी अथवा कार्यरत आयु वर्ग कहा गया है और प्रथम और अंतिम वर्ग को आधारित जनसंख्या कहा गया है, यानी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा गया है, यानी किसी पे डिपेंड रहते हैं। अगला हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है लिंग अनुपात। तो याद रखिएगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 1951 से 2001 के बीच के लिंग अनुपात की सारणी 6.2 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में लिंग अनुपात 1951 से 2001। तो 1951 में 946 था, 1961 में 941, 1971 में 930 और 1981 में 934। और ये दोनों इम्पोर्टेंट है, 1991 में 929 लिंग अनुपात था और 2001 में 933। तो ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, 1991 में 929 और 2001 में 933 भारत में लिंग अनुपात था। और इसी में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, 2011 में 943 लिंग अनुपात था, 943 2011 का था ये। और ये वाला हाईलाइटेड जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है। तो याद रखिएगा कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1050 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार पांडिचेरी में 1000 पर 1001 है, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पर 821 और हरियाणा में प्रति 1000 पर केवल 861 महिलाएं हैं। तो ये सभी सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। और 2011 वाला भी याद कर लीजिएगा, 943 है। और इसे भी याद रखिएगा कि केरल में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1050 है और पांडिचेरी में 1000 पर 1001 और दिल्ली में 1000 पर 821 और हरियाणा में प्रति 1000 पर केवल 861 महिलाएं हैं। अब जानते हैं साक्षरता दर। तो याद रखिएगा 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षरता की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस पॉइंट से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। और ये वाला भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश का साक्षरता दर 64.84% और पुरुषों का 73% और महिलाओं की 53.67% है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर याद रखिएगा 64.84% और उसी में पुरुषों का 73% और महिलाओं की 53.67% था। अब जानते हैं व्यावसायिक संरचना। तो व्यावसायिक संरचना में जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो आपको बताया जा रहा। तो याद रखिएगा व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और इसे भी याद रखिएगा कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण और मछली पालन तथा खनन जैसी क्रियाएं शामिल है। और द्वितीयक क्रिया में आता है उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन और अन्य निर्माण कार्य आते हैं। और तृतीयक क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्यिक, प्रशासन और विविध प्रकार की सेवाएं आती हैं। तो इसे याद रखिएगा।
तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण और मछली पालन तथा खनन जैसी क्रियाएं शामिल हैं। और द्वितीयक क्रियाकलाप में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य आते हैं। और तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्यिक, प्रशासन और विविध प्रकार की सेवाएं आती हैं। और इसी में पॉइंट एक और याद करके रखिएगा कि विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। और विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अधिक होता है। और भारत की कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि पर कार्य करता है। और द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। तो याद रखिएगा, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात 13 तथा 20% है। और अगला पॉइंट में बताया गया है स्वास्थ्य के बारे में। तो इसमें से जो मेन पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा। तो मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, तो 2001 में घटकर प्रति 1000 8.1 रह गई है। और औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, 2001 में 64.6 वर्ष हो गई है। और इसी में 2011 का भी याद कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा, औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, तो वहीं 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है। अगला टॉपिक है हमारा जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। तो इसमें से जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो आपको बताया जा रहा। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको इसमें, सिर्फ इसमें एक ही 2 पॉइंट हाईलाइटेड है जो आपको बताया जा रहा। तो यहाँ पर एक बेसिक जानकारी जो आपको बताया जा रहा, विश्व में सर्वाधिक निरक्षर और सर्वाधिक बेरोजगारी भारत में ही है। और निरक्षर और बेरोजगार का यह समूह स्वतंत्र भारत की विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट किया गया है, 1960 के दशक में जब हरित क्रांति का आगमन हुआ तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में आधुनिक कृषि का विकास हुआ। तो याद रखिएगा कि 1921 के दशक में जब हरित क्रांति का आगमन हुआ था तो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में आधुनिक कृषि का विकास हुआ था। और इसी में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि वर्तमान समय में मुंबई विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नगर बन चुका है। और प्रति वर्ष औसत 3 से 4 लाख बाहर से आकर बसते हैं। और इसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट ही है। जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और कुपोषण 4 ऐसे स्तंभ हैं जो विकासशील भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। और इनकी जड़ें जनसंख्या विस्फोट के आधारभूत संरचना पर आधारित है। अब जानते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो इसमें से जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। तो याद रखिएगा 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और 18 वर्ष रखा गया। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न इससे बन रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 ईस्वी में की गई थी। और अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2002 ईस्वी के जनसंख्या नीति में स्पष्ट किया गया कि 2045 तक भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। और भारत की जनसंख्या नीति छोटा परिवार सुखी परिवार की नीति पर आधारित है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आपको बता दिया गया। कुछ प्रश्न है उसे भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो ये तो आपको पता ही है कि केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। सेकेंड क्वेश्चन है भारत की आयु
भारत की आयु संरचना क्या है? तो याद रखिएगा कि यह बताया गया है 2001 के जनगणना के अनुसार 66.6 वर्ष और 2011 के अनुसार याद रखिएगा 67.9 है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि भारत की औसत आयु संरचना यहाँ पे जो ये बताया गया है 64.6, ये 2001 के अनुसार बताया गया है और ये वाला जो बताया गया है 2011 के अनुसार बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की क्या स्थिति है? तो इसका आंसर हो जाएगा 933 महिलाएं और 2011 के अनुसार याद रखिएगा कि 943 महिलाएं। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2001 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की अनुपात 933 महिलाएं और वहीं 2011 पर 943 महिलाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 325 व्यक्ति। तो याद रखिएगा भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 325 व्यक्ति है और ये बताया गया है 2001 के अनुसार और वहीं 2011 के अनुसार याद कर लीजिएगा 382, ये 2011 के अनुसार बताया जा रहा। तो ये हो जाएगा 2011 के अनुसार जनसंख्या, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार 382 और 2001 के अनुसार 325। तो याद रखिए, इसी प्रश्न के साथ हमारा यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो। मेरे हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आपको बता दिया गया है। अगर आप संतुष्ट ना हो तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 6 जनसंख्या कंप्लीट होता है और अगला हमारा टॉपिक होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। ये क्लास 10th का SCERT हिस्ट्री का चैप्टर है, यूनिट 1। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।